सो डियर, स्वागत है आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर पे। तो कैसे हो आप? अब देखो, हम आज करेंगे फिर से हमारा जो चैप्टर है, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट्स, कारण एवं प्रभाव का सेशन नंबर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेशन। अब ध्यान से समझना, जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने टेक्निक सीखी कॉज एंड इफेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। मैं होप करता हूं आपको प्रीवियस सेशन प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन भी सेम ही है, हम यहां पर भी कॉज एंड इफेक्ट से ही करेंगे। यहां पर प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चंस की प्रीवियस सेशन की, ये इसकी सेकंड टाइप है। तो मतलब कि आज हम जो है टाइप नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट्स की। जो पिछली टाइप थी वो थी हमारी टाइप नंबर 1, दैट इज टोटली बेसिक पार्ट कि कॉज एंड इफेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पिछले सेशन में और आज की टाइप में क्या डिफरेंस है वो अभी आपको पता चलेगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले एक एग्जांपल देने वाला हूं, ध्यान से समझ के चलना उसे। अब अगर हम बात करें, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं वही प्रीवियसली जो पिछले सेशन में मैंने आपको बोली थी कि 8 नवंबर 2016 को क्या डिक्लेयर हुआ था? डीमोनेटाइजेशन। कि जितने भी ओल्ड करेंसी नोट्स हैं 500 एंड 1000 रुपीज के, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे आफ्टर 31 दिसंबर। तो जितने भी आपके ओल्ड करेंसी नोट्स हैं वो सारे के सारे बैंक में डिपॉजिट करवाना शुरू कर दीजिए। तो लोगों ने क्या किया, स्टेटमेंट 2 में मैं एक डाटा देता हूं कि जितने भी ओल्ड करेंसी नोट्स थे वो बैंक में डिपॉजिट करवाने शुरू कर दिए। जितने भी ओल्ड करेंसी नोट्स थे वो बैंक में डिपॉजिट करवाने स्टार्ट कर दिए। तो अब कोज कौन सा बना? स्टेटमेंट 1 के अंदर कि डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हुआ था, तभी तो लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करवाने शुरू कर दिए। तो मतलब कि डीमोनेटाइजेशन था एक कोज, इसका इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ा, उन्होंने ओल्ड करेंसी नोट सारे के सारे डिपॉजिट करवाने स्टार्ट कर दिए। अब देखा जाए तो ये कोज है और ये इफेक्ट है, नो डाउट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब ये जो डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हुआ था 8 नवंबर 2016 को, तो गवर्नमेंट के थ्रू जो ये डेडलाइन थी, जितने भी ओल्ड करेंसी नोट्स हैं बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए, जितनी भी आपको ये डेडलाइन उन्होंने गिवन की थी, वो क्या गिवन की थी कि 31 दिसंबर 2016 या 30 दिसंबर 2016, हार्डली 50 दिन का टाइम दिया था। अब लोगों ने डिपॉजिट करवाने स्टार्ट तो किए, कब? सडनली, इमीडिएटली। हालांकि 8 नवंबर आई थिंक फ्राइडे था, तो सैटरडे, सेकंड सैटरडे पड़ता था, तो छुट्टी थी। तो मतलब आपने खुद देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि जैसे ये डिक्लेरेशन आई तो काफ़ी जगह पर ऐसी सीन था कि लोग जो हैं वो डिपॉजिट मशीन्स जो हैं वो आधी रात को भी लाइन में लगे हुए हैं एटीएम मशीन के बाहर, कि जितने भी ओल्ड करेंसी नोट्स हैं वो डिपॉजिट करवा रहे हैं। चलो, हालांकि मैं कहता हूं आगे वीकेंड आ गया, छुट्टियां पड़ गई, तो आपने ये भी र्यूमर्स देखे होंगे, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी ये बातें कि लोग जो हैं सुबह 7 या 8 बजे से ही बैंक्स के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं, जितने भी उनके पास ओल्ड करेंसी नोट्स थे 500 और 1000 वाले। तो मतलब के डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2016। तो लोगों ने जो है इसके ऊपर इंस्टेंटली रिएक्शन किया, तभी तो इतनी लाइंस देखने को मिली हैं आपको। क्लियर? तो मतलब कि अगर इन्होंने डेडलाइन दी थी 2016 में, 31 दिसंबर जो है आखिरी दिन है, हार्डली 50 दिन का टाइम है, तो लोगों में क्या है, भगदड़ मच गई, जल्दी जल्दी डिपॉजिट करवा दो, एक्सेप्टेबल नहीं होंगे फिर तो एक पीस ऑफ पेपर ही रह जाएगा, और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी उनको ये। तो मतलब कि उन्होंने जो है अपना इंस्टेंट रिएक्शन किया इस चीज के ऊपर, इमीडिएट एक्शन लिया ना। तो मतलब ये जो इफेक्ट था, इसका कोज क्या था? डीमोनेटाइजेशन। और ये जो इसका कोज था वो क्या था? इमीडिएट और प्रिंसिपल। मतलब वो उन्हें इतना मजबूर कर रहा था साथ की साथ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? चलो, मैं इसे इमीडिएट और प्रिंसिपल होता क्या है उसका मैं एक बार आइडिया दे देता हूं। इसे साइड पे रखो, मैं दोबारा से इस एग्जांपल को लूंगा। मैं आपको 2 स्टेटमेंट देता हूं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सेंस को समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है, तो मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा ये चीजें डिस्क्राइब करने में। स्टेटमेंट 1 के अंदर हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है
कि सपोज गर्मियों में, समर्स में मेरे रूम का जो फैन है वो खराब हो गया। एक स्टेटमेंट आई कि समर्स में क्या हुआ, गर्मियों में क्या हुआ, मेरे रूम का फैन जो है वो खराब हो गया। एक स्टेटमेंट मैंने मेंशन की 1 के अंदर। अब हुआ क्या, मुझे गर्मी बहुत लगती है, ठीक है, कूलर एसी वगैरह कुछ भी नहीं है घर में, फैन ही एक जरिया है चैन से मैं सो पाऊं उसके लिए। तो मैंने क्या किया, जल्दी से इलेक्ट्रीशियन को फोन किया और फैन जो है वो रिपेयर करवा लिया। क्लियर? ये मेरे पास डाटा गिवन है। तो स्टेटमेंट 1 के अंदर मेरी प्रॉब्लम क्या थी, फैन खराब हो गया। कब खराब हुआ, समर्स में, गर्मियों में। स्टेटमेंट 2 के अंदर मैंने डाटा क्या डाला, मैंने इलेक्ट्रीशियन को फोन किया और फैन को रिपेयर करवाया। तो अभी के लिए अगर आपको प्रीवियस सेशन क्लियर है तो अभी तक के लिए अगर हम बात करें कौन कोज है और कौन इफेक्ट है, स्टेटमेंट 1 मेरा कोज है और स्टेटमेंट 2 में मुझे क्या गिवन है, उस चीज का इफेक्ट गिवन है। ठीक है, तो मैंने रिपेयर क्यों करवाया, क्योंकि वो खराब हो गया था, तो रीजन ये बना, उसका इफेक्ट ये हुआ। इतना तो पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं इसी को ही थोड़ा सा मोल्ड करके देता हूं, हल्की सी चेंजेस करता हूं मैं। ये स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2। सर्दियों में इलॉजिकल सी एग्जांपल है, बट समझाने के लिए पॉइंट है क्या टाइप 2 के अंदर, उसके लिए मैं ये रेफरेंसेस ले रहा हूं। सर्दियों में मेरे रूम का फैन खराब हो जाता है। पहली बात आप सोचोगे जी चलाया क्यों था, है ना। एग्जाम्पल की तरफ फोकस करो। सर्दियों में मेरे रूम का फैन खराब हो गया। अब सर्दियों में खराब हुआ ना, अब बिना पंखे के भी नींद आ ही जाएगी, ठीक है। तो इतना ज्यादा कंपल्शन नहीं थी, कंपल्सरी नहीं था, बिना फैन के भी मेरा काम चल रहा था। बाय चांस मैंने विंटर्स में फैन चलाया और सडनली खराब हो गया। अब मुझे सर्दियों में तो पंखे की जरूरत नहीं है, किसको पड़ती है, कोई भी नहीं चला के सोता है ना। तो जरूरत कब पड़ेगी, जब गर्मियां आएंगी तब जरूरत पड़ेगी ना। तो जैसे ही सर्दियां बीत गई, गर्मियां स्टार्ट हो रखी हैं, ठीक है, तब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रीशियन को फोन किया और फैन जो है रिपेयर करवा लिया। समझ में आया पॉइंट? तो ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है। फैन खराब हुआ, मैंने इलेक्ट्रीशियन को फोन किया और फैन को रिपेयर करवाया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है टाइमिंग का। मेरा यहां पर पहले केस के अंदर समर्स में फैन, गर्मियों में फैन खराब हुआ और मैंने रिपेयर भी कब करवा लिया, गर्मियों में ही, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी। मतलब कि जो मैंने एक्शन लिया अपनी प्रॉब्लम के ऊपर वो इमीडिएट लिया। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा कोज था फैन खराब होना, वो मेरे लिए क्या था, एक इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज था। मतलब वो मुझे इतना मजबूर कर रहा था साथ के साथ उस चीज का इंपैक्ट डालने के लिए, या उसके ऊपर इमीडिएटली जो है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए। समझ में आया? अब अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर फैन कब खराब हुआ, सर्दियों में, विंटर्स में जाके खराब हुआ। बट मैंने रिपेयर कब करवाया, समर्स में, गर्मियों में जाके, क्योंकि साथ के साथ तो जरूरत नहीं पड़ी। विंटर्स में फैन खराब हुआ, रिपेयर हुआ, समर्स में जाके, गर्मियों में जाके खराब रिपेयर करवाया। तो मैंने एक्शन तो लिया, ये कोज है और ये इफेक्ट है। फैन खराब हुआ तभी मैंने रिपेयर करवाया ना, तो ये कोज हुआ और ये इफेक्ट हुआ। तो ये इफेक्ट तो है, बट ये जो कोज था इसका, वो मुझे इतना मजबूर नहीं कर रहा था साथ के साथ एक्शन परफॉर्म करने में। टाइम गैप हुआ ना, तो मतलब कि स्टेटमेंट 2 में इफेक्ट तो है, बट स्टेटमेंट 1 मेरा इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं है। कोज तो है, कारण तो है, बट वो इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं है। फिर से समझो, गर्मियों में फैन खराब होना और गर्मियों में ही रिपेयर करवा दिया, इफेक्ट पड़ा, और कोज जो था वो इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज था। ठीक है, इतना मायने रख रहा था साथ के साथ एक्शन परफॉर्म करने में। सर्दियों में फैन खराब हुआ, बट रिपेयर कब हुआ, गर्मियों में जाके। टाइम गैप आ गया ना काफी ज्यादा, इफेक्ट तो पड़ा, मैंने फैन भी रिपेयर करवाया, बट जो ये कोज था ना, वो मेरा इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं था। मतलब वो इतना कंपलसरी नहीं था मुझे साथ के साथ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ गया ये पॉइंट क्या है? मतलब ऐसा एक्शन जो आपको, या ऐसा कोज जो आपको इमीडिएट रिएक्शन करने में या इंपैक्ट डालने के लिए, या उसका इफेक्ट जो है वो इमीडिएटली पड़े, साथ के साथ पड़ जाए विद इन कपल ऑफ डेज के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, तो वो जो कोज होगा अपने इफेक्ट के लिए इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज होगा। अगर ज्यादा टाइम गैप आ जाता है तो वो इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं होगा। तो यही बात थी, देखो
अगर स्टेटमेंट 1 में मैंने आपको डेटा गिवन किया है कि 8 नवंबर को 2016 को डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हुआ और डेडलाइन कब की थी, 31 दिसंबर, तो लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करवाने स्टार्ट किए थे लाइनों में लग लग के, सुबह 7 से 8 बजे से 6 बजे से खड़े हैं काफी लोग। तो ब्लैक मनी है, क्या करें, करवाना तो पड़ेगा डिपॉजिट उन्हें। तो मतलब के लोगों ने जो है इसके ऊपर एक्शन तो लिया और इमीडिएट एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि जो ये कोज था, ये कारण था डिमोनेटाइजेशन का, वो इमीडिएट और प्रिंसिपल था जो उन्हें मजबूर कर चुका था साथ के साथ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब मैं सिचुएशन को मोल्ड करता हूं। अगर ये डेडलाइन 2016 ना होके 2017 की होती, मतलब 1 साल से भी ज्यादा का टाइम दे दिया, 1 साल 50 दिन का टाइम दे दिया, तो लोग क्या ऐसे लाइंस लगा के खड़े होते बैंक में? नहीं, आराम से जाते, चलो यार 1 साल पड़ा हुआ है, 1.25 साल पड़ा हुआ है, आराम से जाएंगे डिपॉजिट करवाते रहेंगे। ऐसे धक्का मुक्की तो नहीं होती ना, बैंक्स के बाहर लाइंस वगैरह तो देखने को ना मिलती, बट डिपॉजिट तो करवाते, एक्शन तो लेते ना, गवर्नमेंट के थ्रू गाइडलाइंस हैं। तो मतलब उस चीज का इफेक्ट पड़ता, इंपैक्ट पड़ता, प्रभाव पड़ता, और कोज ये भी था, बट ये जो कोज था वो उनके लिए इमीडिएट और प्रिंसिपल नहीं था। क्यों? टाइम गैप काफी ज्यादा आ गया। तो जहां कहीं भी इफेक्ट जो है उस कोज का साथ के साथ एग्जिस्ट कर जाए, उसका प्रभाव साथ के साथ पड़ जाए कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, तो वो उसके इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज की वजह से ही वो प्रभाव पड़ा होगा। अगर टाइम गैप आ गया, प्रभाव पड़ता है बट टाइम गैप आ गया, तो वो जो कारण होगा या कोज होगा वो उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं होगा। बस यहां पर एक्शन लेने की बात हो रही है, जो इफेक्ट पड़ा उस रीजन का या कोज का, वो कितने टाइम में पड़ा। हालांकि आपको टाइमिंग गिवन नहीं होगी, हमें लॉजिकली इस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? अब एक बार डायरेक्शंस की तरफ जो है हम टारगेट करते हैं। देखो, ये आपको डायरेक्शंस अवेलेबल होंगी आंसर मार्क करने के लिए। कहता मार्क करो आंसर ए इफ ए इज द इफेक्ट एंड बी इज इट्स इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज। तो मतलब कहता है ऑप्शन ए आपको तभी मार्क करना है जब आपको पहली स्टेटमेंट के अंदर प्रभाव गिवन हो, इफेक्ट गिवन हो, और स्टेटमेंट बी के अंदर उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज गिवन हो, मतलब उसका तत्कालिक और प्रमुख कारण गिवन हो जो उन्हें मजबूर करेगा साथ के साथ इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए। आंसर बी कब मार्क करना है? जब ए जो है इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज है और बी उसका इफेक्ट हो। ठीक है, बी में उसका प्रभाव गिवन हो गया, ए में उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज गिवन हो गया पहली स्टेटमेंट के अंदर। तीसरा आंसर कब मार्क करना है? जब दोनों आपको अवेलेबल हो, अगर ए इफेक्ट तो है बट बी उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं है। कोज तो है बट वो इमीडिएट और प्रिंसिपल नहीं है, साथ के साथ उन्हें मजबूर नहीं करेगा, प्रभाव डालेगा बट साथ के साथ प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू डी ऑप्शन कब मार्क करना है कि बी उसमें इफेक्ट तो है बट ए उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं है। यहां पर है, यहां पर नहीं है। अगर इनके अलावा कोई भी चीज लगे तो आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों स्टेटमेंट बोली जा रही है इतनी डिटेल में? क्योंकि इसकी एक वजह है जिसे मैं आपको क्लियर करवाऊंगा टाइप नंबर 1 के साथ। अब देखो ध्यान से, जो हमने पिछले सेशन के अंदर जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने डायरेक्शंस देखी थी कि आपको जो है 2 स्टेटमेंट्स अवेलेबल थी। तो आंसर कैसे मार्क किए? स्टेटमेंट ए में, कथन ए में उसका कारण गिवन हो और कथन बी के अंदर उसका प्रभाव गिवन हो। ए इज द कोज एंड बी इज द इफेक्ट। या हमें गिवन था कि स्टेटमेंट बी में उसका कारण गिवन हो और स्टेटमेंट ए के अंदर उसका प्रभाव गिवन हो। स्टेटमेंट बी इज द कोज एंड स्टेटमेंट ए इज द इफेक्ट। हमें एक और डायरेक्शन भी गिवन थी, इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर दी इंडिपेंडेंट कोजेस, दोनों के दोनों जो है वो अलग अलग कारण है, स्वतंत्र कारण है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ए एंड बी, प्रभाव तो हैं, उनका जो कारण है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। दोनों के दोनों कारण प्रभाव तो हैं बट उनका जो कारण था वो क्या था? समान था, कॉमन था। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास 3 डायरेक्शंस ऐसी हैं जहां पर आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर या तो कारण हो, ऐसी डायरेक्शन गिवन है, या तो प्रभाव है, उनका कारण अलग अलग है, सेम है, कॉमन है, मतलब ऐसी डायरेक्शंस हैं। दोनों के दोनों इफेक्ट हो, दोनों के दोनों कॉजेज हो, ऐसी डायरेक्शन है ना? क्या इस तरह की डायरेक्शन हमें इस केस में गिवन है? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या बोला गया है कि ए इफेक्ट है और बी उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज है, या बी उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं है। एक डायरेक्शन तो ये बनी।
बी उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज है या नहीं है, या हमें गिवन है कि बी उसका इफेक्ट तो है बट ए उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज है, या बी उसका इमीडिएट और ए उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं है। 4 डायरेक्शंस हो गई। तो क्या ऐसी कोई डायरेक्शन यहां पर गिवन है कि दोनों के दोनों कोजेस दे दिए, दोनों के दोनों इफेक्ट दे दिए? ये हमें टाइप 1 में गिवन थी, इस कैटेगरी में तो आपको विजिबल नहीं है। तो जब भी आपको कोज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम के अंदर, तो इनकी डायरेक्शंस को जरूर गो थ्रू करके चलिएगा। अगर आपको स्पेसिफिकली गिवन हुआ इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कोज, मतलब के तत्कालिक और प्रमुख कारण, अगर इस तरह का फ्रेज गिवन है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर एक कोज और एक इफेक्ट, मतलब एक में कारण और एक में प्रभाव जरूर गिवन होगा। दोनों के दोनों इफेक्ट नहीं गिवन होंगे, प्रभाव नहीं गिवन होंगे। क्यों? अगर दोनों के दोनों प्रभाव गिवन होते तो उससे रिलेटेड हमारे पास डायरेक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए थी कि बोथ दी स्टेटमेंट्स आर दी इफेक्ट्स। ऐसा तो नहीं गिवन। ऐसा कब गिवन था? हमारा पिछले सेशन के अंदर जो हमने लेक्चर 1 में सीखे थे क्वेश्चंस। तो डायरेक्शंस को गो थ्रू जरूर करके चलना। हां, अगर आपको लगता है कि दोनों के दोनों इफेक्ट गिवन है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये जो डायरेक्शंस गिवन है आपको दोनों के दोनों इफेक्ट्स गिवन है, तो उसके लिए एक ऑप्शन गिवन तो है नन ऑफ दीज। समझ में आया? बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ऐसी डायरेक्शंस जो आपको आंसर मार्क करने के लिए अवेलेबल होंगी उसमें जो है एक कोज और एक इफेक्ट पक्का गिवन होगा। चाहे वो स्टेटमेंट ए में कोज बी में इफेक्ट गिवन करे, चाहे स्टेटमेंट बी में कोज और स्टेटमेंट ए में इफेक्ट गिवन करे। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि देखो यहां पर तो जो मैंने एग्जांपल दी, गर्मियों में खराब हो गया फिर गर्मियों में ही रिपेयर करवा दिया, इधर सर्दियों में खराब हुआ गर्मियों में जाकर रिपेयर हुआ फैन, ये जो मैंने एग्जांपल दी है आपको, इसमें तो टाइम ड्यूरेशन गिवन है गर्मियों में सर्दियों में, या आपको डेट भी मेंशन है। क्या हर एक क्वेश्चन में ऐसी चीजें गिवन होंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कारण का प्रभाव पड़ा तो है बट वो इमीडिएट है या प्रिंसिपल है? तो उसके लिए मैं आपको एक क्लू दे देता हूं कि हमें कैसे आइडिया होगा कि वो इमीडिएट प्रिंसिपल है या नहीं है, तत्कालिक उसका प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। तो उसके लिए एक क्लू है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स में सेम टेंस यूज होना चाहिए। सेम टेंस की बात हो रही हो, मतलब कोई एक इंसिडेंट है जो पास्ट में था, भूतकाल में हुआ, कोई एक वजह थी जो भूतकाल में हुई थी और उसका इफेक्ट भी जो है वो भूतकाल में ही हो गया, तो वो इमीडिएट हुआ। जैसे कि मैं बात करता हूं आर्टिकल 370। देखो 1947 जब ये सारी की सारी गाइडलाइंस थी, हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भी था संधि वगैरह की थी वहाँ के राजा के साथ जम्मू एंड कश्मीर के मामले को लेके, तो उन्होंने कश्मीर का हिस्सा किया था ना डिवाइड। तो मतलब कि वो जो सिचुएशन थी या इंसिडेंट था वो कहाँ था? पास्ट में 1947 1947 के नज़दीक। अब उसका इफेक्ट जो पड़ा है वो अबॉलिश कब हुआ? अब जाके हो रहा है, प्रेजेंट में जाके, अभी रिसेंटली हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तभी उन्होंने धारा 370 हटाई है ना वहां की। इफेक्ट तो पड़ा बट कितना टाइम गैप आ गया, बट वो उसका जो कोज था ये धारा 370 वाला रीजन, वो इमीडिएट और प्रिंसिपल नहीं था। मतलब के टेंस सेम होना चाहिए। एक रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको, टेंस जरूर सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपका जो पहला स्टेटमेंट है सपोज, या पहला एक इवेंट या स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट में हो रही है चीज, और दूसरा में आपको प्रेजेंट में ही दिखाई दे रहा है, वर्तमान में, दोनों के दोनों वर्तमान में इंसिडेंट हो रहे हैं, कोज भी और उसका इफेक्ट भी, ठीक है, तो वो इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज के कारण होगा। कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है आज और उसका इफेक्ट जो है काफी सालों के बाद फ्यूचर में जाके पड़ेगा, भविष्य में इफेक्ट तो पड़ेगा, तो वो उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं होगा, टाइम गैप आ गया। अब ये मत सोचना कि सपोज पहली स्टेटमेंट के अंदर टर्म्स यूज हो रही हैं इज एम आर और दूसरे में स्टेटमेंट में टर्म यूज हो रही है हैज हैव, तो आपको हो जी ये तो सेम टेंस है ही नहीं, ये टेंस सेम ही है, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, हैज हैव ये भी तो प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं देखने हैं,
टेंसेस को समझते हुए स्टेटमेंट की सेंस को पकड़ना है आपको। ये एक शॉर्टकट है, एक क्लू दिया है। क्लियर? जरूरी नहीं होगा हमेशा गिवन हो ऐसी चीजें, बट यहां से आप रेफरेंस ले सकते हो जिससे आपको क्लियरली आइडिया होगा कि जो वो इफेक्ट है, प्रभाव पड़ा, उसका जो रीजन था या कारण या कोज था वो इमीडिएट था या नहीं था। बाकी देखो मैंने अभी वर्बली बातें की हैं ऊपर ऊपर से ही, बाकी जो क्लियरिटी होगी प्रॉपर टॉपिक की वो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को करने की दी बेस्ट अप्रोच क्या है? सबसे पहला आपका टास्क क्या होगा? सिंपल लेवल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को कंप्लीट फॉलो अप करो। ये देखो कि कौन कोज है, कौन इफेक्ट है। ये बाद का मैटर होगा, वो उसका जो कोज है वो इमीडिएट है या नहीं है, वो बात की बात है। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो हमें स्टेटमेंट ए के अंदर क्या स्टेटमेंट में गिवन है कि द पीपल ऑफ स्टेट एक्स हैव क्लेम्ड दैट वेजिटेबल्स लाइक परवल एंड काकोरा आर ट्रीटेड विद मोलाचिड ग्रीन टू मेक देम लुक फ्रेश। पहले कथन के अंदर एक स्टेटमेंट है, कहता किसी राज्य के लोगों ने, कोई राज्य है एक्स, किसी राज्य के लोगों ने क्लेम की है ये बात कि उनके यहां पर दो सब्जियों की बात कर रहे हैं, वो परवल एंड काकोरा। उनमें क्या है, मालाचिट ग्रीन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है ताकि उन वेजिटेबल्स को क्या है, एक फ्रेश लुक दी जा सके। ये एक डाटा आया स्टेटमेंट 1 के अंदर कि लोगों ने ये बात क्लेम की है। स्टेटमेंट बी के अंदर देखो क्या डाटा गिवन है। द ऑफिशियल्स ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड कलेक्टिंग सैंपल्स ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम दैट सस्पिशियस प्लेसेस ऑफ स्टेट एक्स। कहता है जितने भी अधिकारी थे, किसके? फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट के। किसके? फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मतलब खाद्य अपमिश्रण विभाग के अधिकारियों ने क्या किया, जहां से भी ये अफवाहें आ रही थी, लिखा हुआ है ना सस्पिशियस प्लेसेस, हम न्यूज चैनल में सुनते हैं सस्पेक्टेड प्लेसेस, मतलब जहां से ये बात उठी है। कहता उसी स्टेट एक्स के लोगों जो सस्पिशियस प्लेसेस थे, अलग अलग जगहें थी, तो वहां के अधिकारियों ने क्या किया, सब्जियों के सैंपल्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो सबसे पहला आपका काम है कौन कोज है, कौन इफेक्ट है, ये फाइंड आउट करना। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच बताऊंगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो देखें तो कौन कोज है। कोज क्या था? स्टेटमेंट ए में कोज है, आपको पता चल रहा होगा क्योंकि प्रीवियसली हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे पूरे डिटेल में, तो आइडिया तो होगा ना कौन कोज है, कौन इफेक्ट है, ये फाइंड आउट करना। तो पहले में आपको देखो कोज गिवन है कि लोगों ने क्लेम किया है कि केमिकल्स मिलाई जा रहे हैं, तभी तो वहां के अधिकारियों ने क्या किया, सब्जियों के सैंपल्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो पहले में आपको क्या गिवन है, कोज गिवन है, और स्टेटमेंट 2 में आपको क्या गिवन है, उसका इफेक्ट गिवन है, यही गिवन है। अब हमारा मेन टास्क है कि वो इमीडिएट है या नहीं है। अब देखो हैव क्लेम्ड, टेंस का यूज करवा रहा हूं, हैव क्लेम्ड किया है, हैज स्टार्टेड सैंपल्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। दोनों चीजें कब हो रही हैं, प्रेजेंट में ही हो रही हैं, वर्तमान में ही हो रही हैं। टेंसेस डिफरेंट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हैड क्लेम्ड के किया था, अब प्रेजेंट में जाके उसका इंपैक्ट पड़ा, तो वो इमीडिएट ना होता। प्रेजेंट में उन्होंने क्लेम किया है, प्रेजेंट में ही उस चीज का इफेक्ट पड़ा है, वर्तमान में ही हो रही है। दोनों की दोनों चीजें सेम टेंसेस यूज हुए, मतलब कि स्टेटमेंट बी में उसका इफेक्ट तो गिवन है, बट स्टेटमेंट ए जो है उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज है, मतलब कि तत्कालिक जो है वो उसका कारण है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप असाइनमेंट में जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें आप ऑप्शंस गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं एक बार अगर आपको डाउट है। ये देखो लिखा हुआ है इफ ए इज द इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कोज एंड बी इज इट्स इफेक्ट, कि ए उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज तो है, बट बी जो हो उसका इफेक्ट है। इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो पहली स्टेटमेंट के अंदर क्या डाटा गिवन है, अकॉर्डिंग टू एन एनजीओ रिपोर्ट, एनजीओ रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देर आर हाई लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोका कोला, पेप्सी एंड अदर एरेटेड ड्रिंक्स। कहता एक एनजीओ रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई, गैर सरकारी संगठन, उनके अकॉर्डिंगली क्या है कि जितने भी ये एरेटेड ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी, ड्यू, यार जितनी भी हैं, उसमें क्या है, क्या यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं भारी मात्रा में, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है कि पे में कीटनाशकों के उच्च स्तर है, पेस्टिसाइड्स उनको पता लग रहा है कि भारी मात्रा में यूज किए जा रहे हैं। एक एनजीओ रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्लेम किया है।
सेकेंड स्टेटमेंट में क्या डाटा गिवन है कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव डिमांडेड फॉर अ बैन ऑन द सप्लाई ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स इन द पार्लियामेंट। कहते हैं जितने भी मेंबर हैं सांसद के सदस्यों ने क्या किया, संसद में ऐसी एरेटेड ड्रिंक्स, ऐसी वातित पेय की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, डिमांड की है कि ऐसी एरेटेड ड्रिंक्स को पार्लियामेंट या संसद के अंदर एंट्री करने से कहते हैं बैन लगा दो, ऐसी वो डिमांड कर रहे हैं। क्लियर? अब दोनों को हमने थोरोली गो थ्रू कर लिया। अब उन्होंने डिमांड क्यों की है बैन करने की? क्योंकि उनको लग रहा था ना कि उसमें क्या है, हाई लेवल के क्या यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, उच्च स्तर पे जो है कीटनाशकों के उच्च स्तर यूज हो रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है ना, देखो। तभी तो उन्होंने क्या किया, बैन करने की डिमांड की है। तो मतलब के स्टेटमेंट 1 के अंदर क्या था, आपको कोज अवेलेबल था कि पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि संसद के जितने भी सदस्य थे उन्होंने डिमांड की है उसे बैन करने की, पार्लियामेंट के अंदर उसकी सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो उसका इफेक्ट क्या गिवन है आपको स्टेटमेंट 2 के अंदर? तो पहला कोज है और दूसरा क्या है, इफेक्ट। अब एक ही रीजन रह गया, ये देखना कि वो इमीडिएट है या नहीं। देयर आर हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, वर्तमान में बात हो रही है। हैव डिमांडेड, ये भी प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है। तो पहला दूसरा इफेक्ट तो है, और पहला उसका क्या था, कोज था, और वो कौन सा था, इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज था। इसलिए यहां पर भी क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में ही इंसिडेंट हुआ, प्रॉब्लम सिचुएशन या प्रॉब्लम जो है वो बाहर निकल गई है, और वर्तमान में ही ऐसी डिमांड कर रहे हैं वो लोग, उसका इफेक्ट वर्तमान में ही हो गया, प्रेजेंट में ही हो गया। तो बी उसका इफेक्ट तो है, और ए उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज है। ये स्टेटमेंट 1 और 2 जैसा भी है। अब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू, अगर हल्की बहुत कंफ्यूजन भी है तो। द अटैक बाय मिलिटेंट्स ऑन द पार्लियामेंट इन December 2001 haunts our parliamentarians whenever militants attack any target in the country। कहता 2001 के अंदर, दिसंबर 2001 के अंदर पार्लियामेंट पे एक मिलिटेंट अटैक हुआ था। अब जाके देखना, हिस्ट्री चेक करना, पार्लियामेंट पे क्या है, एक मिलिटेंट अटैक हुआ था, ठीक है, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसका डर आज भी उन्हीं पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्रियन मेंबर्स के अंदर बना हुआ है कि जब भी देश के ऊपर कोई मिलिटेंट अटैक होता है ना, वो लोग डर जाते हैं। क्योंकि 2001 में भी हुआ था पार्लियामेंट में अटैक, क्या पता दोबारा हो जाए, तो उनका डर कहीं ना कहीं मन में है। और वो इंसिडेंट कब हुआ था, 2001 के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू पार्किंग लेबल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट्रियन मेंबर्स। तो देखो ध्यान से बोला क्या जा रहा है, कहता भारतीय सांसद और सांसदों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सांसद के सदस्य के लिए नए पार्किंग लेबल जो हैं वो पेश किए गए हैं। स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब सांसद के सदस्य और सांसद के लिए जो नए पार्किंग लेबल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, किस वजह से किए गए हैं, सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया जा रहा है ना। क्यों मजबूत बनाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था 2001 में, एक मिलिटेंट अटैक हुआ था, जिससे वो आज तक भी उनके मन में उस चीज का डर है, डरे हुए हैं, तभी तो उनके लिए पार्किंग लेबल्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। फिर से आपको स्टेटमेंट 1A के अंदर क्या गिवन है, कोज गिवन है, कारण गिवन है, और स्टेटमेंट बी में उसका इफेक्ट गिवन है, प्रभाव पड़ा कि न्यू पार्किंग लेबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो पहले में कोज और दूसरे में इफेक्ट। पहला सबसे काम यही होना चाहिए आपका, कौन कोज है कौन इफेक्ट है ये फाइंड आउट करना। अब एक ही टास्क रह गया, वो जो कोज था इस इफेक्ट का, वो इमीडिएट और प्रिंसिपल था या नहीं, तत्कालिक था या नहीं था। अब देखो डिफरेंस पता चल गया होगा आई थिंक आपको। इंसिडेंट कब हुआ था, दिसंबर 2001 में। यहां पर किसकी बात हो रही है, हैव बीन, प्रेजेंट की बात हो रही है। इंसिडेंट हुआ था दिसंबर 2001 में कि वो डरे हुए हैं, बट उसका जो इफेक्ट है पार्किंग लेबल्स इंट्रोड्यूस करने का, वो अब जाके लगा रहे हैं प्रेजेंट में जाके। इफेक्ट तो पड़ा ना कहीं तो उसका सॉल्यूशन कोई ना कोई तो निकला, इफेक्ट पड़ा, बट ये जो कोज था ना उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल नहीं था। कोज तो है
वजह ये थी तभी ये फॉलो अप हुआ है ना, तो वजह थी, बट ये जो कारण था वो उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज नहीं था। मतलब इसमें हम आप आंसर क्या मार्क करेंगे, आप पीडीएफ में भी देख लेना, ऑप्शन नंबर डी कि स्टेटमेंट बी के अंदर उसका इफेक्ट तो है बट स्टेटमेंट ए के अंदर उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज नहीं है। इफेक्ट है, ये कॉज भी है, बट ये कॉज इमीडिएट और प्रिंसिपल नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है। फिर मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूं डायरेक्शन क्या थी कि बी उसका देखो इफेक्ट तो है बट ए उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज नहीं है। समझ में आ गया होगा पॉइंट। तो मतलब कि अगर इंसिडेंट हुआ था दिसंबर 2001 में, तो अगर उसी बात हो जाती, दिसंबर 2001 है ना, अगर यहां पर यह भी लिखा होता ना कि 2002 में पार्किंग लेबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। अब काम भी देखो तो कैसा है, ऐसा तो नहीं है पार्किंग लेबल्स एक दिन में ही जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो साथ के साथ पार्लियामेंट संसद की बात हो रही है तो टाइम लगता है। बट इंसिडेंट अगर 2001 में हुआ था, अगर यहां पर लिखा जाता कि 2002 में ही पार्किंग लेबल्स जो थे उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा दिए, तो हम कहते उसका इफेक्ट जो है वो इमीडिएट और प्रिंसिपल है, तत्कालिक हो गया, साथ के साथ हो गया। बट इंसिडेंट हुआ 2001 में, उसका इफेक्ट आज के दिन में जाके डल रहा है, तो इफेक्ट पड़ा बट ये जो कोज था इनके लिए इतना मायने नहीं रखता था। इतना मायने रखता तो इतना टाइम थोड़ा लगाते, तो वो उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज नहीं है। सिंपल सी बात, टाइम गैप काफी आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, एक स्टेटमेंट में गिवन है इंडिया इज टुडे gearing टू बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ अ रेंज ऑफ मिनरल्स। कहता भारत जो है आज खनिजों की श्रेणी का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनने के लिए कमर कस रहा है। आजकल क्या कह रहा है कि मतलब लीड कर रहा है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, ठीक है, किस मामले को लेके, खनिजों की श्रेणी के लिए। ओके चलो, स्टेटमेंट 2 में क्या डाटा गिवन है, इंडिया इज एंडोन्ड विद रिच मिनरल रिसोर्सेज। भारत समृद्ध खनिज संसाधनों से संपन्न है। तो स्टेटमेंट बी जो है उसका क्या बना, तो स्टेटमेंट बी में क्या गिवन है कि भारत जो है समृद्ध खनिज संसाधनों से संपन्न है। आज से थोड़ा है, काफी टाइम से है, हम सुनते आ रहे हैं, हरित क्रांति हुई थी, दुग्ध क्रांति हुई थी, बहुत सी क्रांतियां देखी हैं हमने, सुना भी है हिस्ट्री के अंदर। तो वो तो खनिजों के मामले में देखा जाए तो काफी टाइम से संसाधनों से संपन्न है। ओके, तो खनिजों से हमारा जो भारत है पूरे का पूरा संसाधनों से संपन्न है, तभी तो है आजकल जो है वो क्या कर रहा है, गेयरिंग टू बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर, प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनने के लिए कमर कस रहा है। क्यों? क्योंकि खनिजों के संसाधनों से क्या है, हमारा भारत संपन्न हो रखा है। तो मतलब के स्टेटमेंट बी में आपको क्या गिवन है, कोज गिवन है, और स्टेटमेंट ए के अंदर आपको क्या गिवन है, उसका इफेक्ट गिवन है। खनिजों से संपन्न है भरपूर मात्रा से, तभी तो वो उसका उत्पादक बनने के लिए कमर कस रहा है। बट कोज और इफेक्ट तो आया, क्या इमीडिएट था? अब आपको ही लग रहा है, क्योंकि मैंने एक टर्म बोली है। अब ये जो खनिजों से संपन्न है हमारा भारत, वो आज से ही थोड़ा है, वो तो काफी सालों से है, ठीक है, काफी दशकों से है। बट आजकल जो है कमर कस रहा है। तो अगर पहले से ही कमर कस रखे होते फिर, क्योंकि पहले भी पता था, अब ये देख रहे हैं ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आजकल वो कमर कस रहा है, तो उसका इफेक्ट तो पड़ा बट इमीडिएट थोड़ा है। क्लियर? तो मतलब कि यहां पर आंसर क्या मार्क करेंगे कि बी इसका कोज तो है बट ए उसका इफेक्ट भी है, बट ए जो इफेक्ट है वो उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज, बी उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं है, इफेक्ट है उस चीज का। खनिजों से संपन्न है तभी तो कमर कस रहा है एक्सपोर्ट करने की सारी की सारी, बट इमीडिएट एक्शन कहां हो रहा है, वो तो काफी सालों से है, और यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है, आजकल कर रहा है ऐसी बातें। तो लॉजिकली समझ के चलना है पॉइंट को, क्या बातें हो रही हैं। क्या गिवन है स्टेटमेंट ए के अंदर, पार्लियामेंट गेव नोड टू टबैको कंट्रोल बिल लास्ट वीक प्रोहिबिटिंग स्मोकिंग इन द पब्लिक प्लेसेस। कहता संसद ने क्या किया, पिछले सप्ताह तंबाकू नियंत्रण विधेयक को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी है। किसने? क्या? संसद ने पार्लियामेंट में बैन करने की क्या कर दी है, वो दे दिया है, एक मतलब कहते हैं एक नियम लागू कर दिया कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, कोई शॉपिंग मॉल हो गया, ठीक है, और भी कैसे पार्क हो गए, काफी सारे हैं। ओके, तो वहां पर क्या है, तंबाकू कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या किया है,
स्मोक करने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर क्या कर दिया है, मनाही कर दिया ओवरऑल। स्टेटमेंट बी में क्या गिवन है, नॉन स्मोकर्स नो लॉन्गर हैव टू बी विक्टिम्स ऑफ पैसिव स्मोकिंग। धूम्रपान ना करने वाले लोगों को अब निष्क्रिय धूम्रपान का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अब अगर आपको डाउट आए पैसिव स्मोकिंग क्या है, मैं उसका एक आइडिया दे देता हूं। जैसे कि अगर आप बस स्टैंड पे बस की वेट कर रहे हो, अब साथ में आपके साथ और भी काफी ज्यादा लोग होंगे, पैसेंजर्स होंगे वेट करने वाले। अब कोई स्मोक कर रहा होगा ना, सिगरेट बीड़ी वगैरह पी रहा होगा, तो धुआं तो आपको भी होता है ना, ऐसे करते हैं हम, यार धुआं आ रहा है, सिगरेट की स्मेल कईयों को इरिटेट करती है, जैसे मुझे तो बहुत करती है। तो एक तरह से मैं भी पैसिव स्मोकर हूं, मैं भी स्मोकर हूं, बट कौन सा हूं, पैसिव स्मोकर। मैं खुद नहीं पी रहा हूं, मेरे साथ वाला पी रहा है, उसका धुआं मेरे अंदर जा रहा है, धुआं तो जाएगा ना अंदर, तो वो मैं क्या हुआ, एक पैसिव स्मोकर हुआ। मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, बट मैं पैसिव स्मोकर हूं अगर मेरे साथ में खड़ा हुआ कोई भी सिगरेट पी रहा है। ओके, तो इस चीज की बात की जा रही है। तो पहले तो देखते हैं कौन कॉज है, कौन इफेक्ट है। पहला कॉज हुआ कि उन्होंने बैन कर दिया है, इस वजह से क्या होगा कि जितने भी नॉन स्मोकर्स हैं जो सिगरेट या धूम्रपान नहीं करते हैं, वो अब क्या होंगे, विक्टिम नहीं होंगे किसके, पैसिव स्मोकिंग के। तो ये कॉज हुआ स्टेटमेंट 1 के अंदर, क्या हुआ, कारण बना ये, और इसका इफेक्ट पड़ा नॉन स्मोकर्स के ऊपर कि वो पैसिव स्मोकर का जो है वो विक्टिम नहीं बनेंगे। पहला कॉज है और दूसरा इफेक्ट है, क्या इमीडिएट है, ऑब्वियस ही बात है इमीडिएट ही होगा। ऐसे थोड़ा है कि उन्होंने बैन किया, लोगों ने सिगरेट पीना बंद कर दिया, धूम्रपान करना बंद कर दिया, और साल 2 साल के बाद ही नॉन स्मोकर जो है वो पैसिव स्मोकर जो वो है विक्टिम नहीं बनेंगे, ऐसा थोड़ा है। अगर कोई सिगरेट पिएगा ही नहीं, मेरे साथ में खड़ा जो है वो धूम्रपान करेगा ही नहीं, तो धुआं कहां से आएगा, मेरे अंदर कहां से जाएगा, इनहेल नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके, तो मैं क्या होऊंगा, उसका विक्टिम नहीं बनूंगा, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा, इमीडिएट पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ए के अंदर उसका कोज गिवन है और बी के अंदर उसका इफेक्ट गिवन है, और क्या है, ये इमीडिएट कोज की वजह से होगा। इसका इफेक्ट जो है या इंपैक्ट जो है या प्रभाव जो है वो साथ के साथ पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि प्राइवेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, एक निजी बिजली वितरण कंपनी है, कौन सी, BSES, उन्होंने रजिस्टर किया है, हैज रजिस्टर्ड 1398 केसेस ऑफ पावर थेफ्ट इन जनवरी टू मार्च 2020 इन द सिटी एक्स। कहता निजी बिजली वितरण कंपनी है BSES, उन्होंने क्या किया है, शहर एक्स में, कोई शहर है, कोई भी नाम दे दिया, जनवरी से लेके मार्च तक 2020 के अंदर, जनवरी से मार्च में बिजली चोरी के 1398 मामले दर्ज किए हैं। कि उनको लगता है कि जनवरी के से लेके मार्च तक काफी बिजली की चोरी हुई है, और उनके सामने कितने मामले आए हैं, सामने 1400 के करीब जो हैं वो मामले सामने आए हैं। ये हमारा स्टेटमेंट 1 के अंदर डाटा गिवन है। स्टेटमेंट बी में क्या डाटा गिवन है कि पावर कट्स हैव बीन कॉन्टिन्यूअस इन द मंथ ऑफ मई 2020 इन द सिटी एक्स। कहता है शहर एक्स में मई 2020 के महीने में बिजली कटौती जारी है। क्लियर। अब बिजली की कटौती क्यों जारी है, क्योंकि चोरियां बहुत हो रही हैं बिजली की। तो स्टेटमेंट ए में आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कौन कॉज है, कौन कारण है और कौन इफेक्ट या प्रभाव है, क्योंकि हमने सारी की सारी चीजें जो हैं वो फर्स्ट सेशन के अंदर सीखी थी। ठीक है, अब मेन मुद्दा ये रह गया, ये देखना है जो इफेक्ट है जो इस कोज की वजह से हुआ, और ये कोज जो है वो इमीडिएट और प्रिंसिपल है या नहीं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये इफेक्ट है और ये कोज हुआ, इमीडिएट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये इंसिडेंट है बिजली चोरी का वो कब से लेके कब तक था, जनवरी से लेके मार्च तक इन्होंने क्या किया, ये इंसिडेंट उनके सामने आए हैं, कितने, 1400 के करीब 2020 के अंदर ही। अब ये 2020 में इसका इफेक्ट तो पड़ा, बट कहा कटौती क्यों कर रहे हैं बिजली की, कब कर रहे हैं, मई 2020 में। अगर यहां लिखा होता ना फरवरी मार्च अप्रैल 2-3 महीने का यहाँ, या फरवरी से लेके कटौती जारी है, तो हम मानते, क्योंकि जनवरी से लेके मार्च के इन बिटवीन ही जो बिजली चोरी के मामले सामने आए थे, यही हो रही थी ना बिजली चोरी। बट बिजली चोरी हुई थी यहां पर, बिजली की कटौती कब हो रही है, मई में जाके। अगर फरवरी या जनवरी में ही कर देते तो ज्यादा बेहतर होता, उस चीज का इफेक्ट साथ के साथ पड़ता। चोरियां तो हो गई, इफेक्ट मई में जाके डाल रहे हैं, तब करते तब की बात होती ना।
इफेक्ट तो पड़ा, बिजली कटौती में जारी तो की उन्होंने। अब कब से जारी हो रखी है ये भी नहीं पता ना। 10 मई से शुरू हुआ है, यहां पर तो डेट नहीं है ना, मंथ महीना बता दिया, मई से शुरू है। पर चोरी तो जनवरी से मार्च में हुई है, मई में कब से कटौती करने का क्या फायदा है? तब करते तब की बात थी। मतलब बी उसका इफेक्ट है, बट ए उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज नहीं है। बस इन्हें लॉजिकली समझना है कि उस चीज का इफेक्ट पड़ा कब, कितने टाइम में पड़ा, लंबा ज्यादा गैप तो नहीं आ गया। पहली स्टेटमेंट में क्या गिवन है, लास्ट वीक एज बिग फॉरेन कंपनी बॉट द लार्जेस्ट बीपीओ कंपनी ऑफ इंडिया अगेंस्ट द विल ऑफ द चेयरमैन। कहता पिछले सप्ताह के रूप में बड़ी विदेशी कंपनी ने अध्यक्ष की इच्छा के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी बीपीओ कंपनी खरीदी। एक विदेशी कंपनी खरीदी जा रही है और किसको अता पता नहीं है, वहां के चेयरमैन को अता पता ही नहीं है। उसकी विश के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ, मंजूरी भी नहीं दी उसने, उसके एक इच्छा के खिलाफ ही एक क्या ले लिया, एक बीपीओ कंपनी ले लिया। बिजनेस कंपनी होती है एक, ठीक है, वो बीपीओ कंपनी ले ली है, इच्छा के खिलाफ ही ले ली। और गुस्सा तो आएगा फिर, मेरे खिलाफ ले ली, चेयरमैन किस बात का हूं मैं, मेरी तो परमिशन ली नहीं है। चलो स्टेटमेंट बी में देखो, द चेयरमैन ऑफ द लार्जेस्ट बीपीओ कंपनी हैज रिजाइंड रिसेंटली। कहता सबसे बड़ी बीपीओ कंपनी के अध्यक्ष ने हाल ही में क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। भाई क्यों दिया होगा इस्तीफा, समझो, अभी मैं बोल के हटा था। इस्तीफा तो दिया क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ ही क्या किया गया है, बीपीओ कंपनी परचेज कर ली गई है, बहुत बड़ी, उसकी वैल्यू मायने नहीं रखती। वो क्या है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। तो उसने क्या कर दिया, उठा के रिजाइन मार दिया कि मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं जी। तो पहला जो है स्टेटमेंट ए के अंदर क्या गिवन था, कोज गिवन था, कारण गिवन था, और स्टेटमेंट बी के अंदर क्या था, उसका इफेक्ट गिवन था, प्रभाव गिवन हुआ, इमीडिएट हुआ ना, वो और बेइज्जती करवाएगा क्या खड़के, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और यहां पर जो कंडीशन थी उन्होंने खरीदी। अब ये तो नहीं है मैं इस्तीफा दे रहा हूं जी और कल की कल चला गया, वो इस्तीफा दे दिया उसने, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं। तो इसका इफेक्ट भी क्या पड़ा, इमीडिएट पड़ा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, इफ स्टेटमेंट ए इज द कोज एंड बी इज इट्स इफेक्ट। और कोज जो है वो क्या है, इमीडिएट ही होगा। लॉजिकली सोचना है बस। स्टेटमेंट ए के अंदर गिवन है, कहता कोई मिस्टर एक्स है, टुक 2 विकेट्स ऑफ जिम्बाब्वे टू बिकम द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एज द हाईएस्ट विकेट टेकर। कहता कोई श्रीमान एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विश्व रिकॉर्ड धारक बनने वाले के लिए जिम्बाब्वे के 2 विकेट लिए, 2 विकेट लिए और विश्व रिकॉर्ड बना दिया उसने, ठीक है। बी स्टेटमेंट में देखो, द कंट्री वाइड डिफीटेड जिम्बाब्वे इन अ रीसेंट टेस्ट मैच बाय एन इनिंग्स एंड 240 रन। कहता देश वाई ने हाल ही में टेस्ट मैच में पारी और 240 रन से जिम्बाब्वे को हराया। कौन सी कंट्री ने हराया, वाई कंट्री ने। या क्या था, मिस्टर एक्स, कोई पर्सन था मिस्टर एक्स, उसने 2 विकेट लिए विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब यहां पर कंट्री वाई ने क्या है, जिम्बाब्वे को हराया रिसेंट के टेस्ट मैच में 240 रन से भी और एक इनिंग से भी हराया। कोई लिंक बन रहा है इनमें, अब खुद सोचो। पहले तो ये देखो कौन कोज है कौन इफेक्ट है। ये कोज हुआ, ये कारण हुआ कि उन्होंने हराया और उसने 2 विकेट लिए, या उसने 2 विकेट लिए इसलिए उन्होंने हरा दिया। ऐसे कोई सेंस बनी? क्या पता वो मैच के अंदर उसने 2 विकेट लिए, वहां विकेट लेने की बात हो रही है, वो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना रहा है। ये मैच को हराने की बात हो रही है या मैच के किसी की कंट्री के जीतने की बात हो रही है। इसका इससे क्या लेना देना, क्या पता वो सेम मैच में थे या नहीं थे। कोई कोज और कौन इफेक्ट है, कौन कारण है, कोई प्रभाव है, इसकी कोई सेंस निकल के आई? तो मतलब मैं यहां पर डिटरमिन ही नहीं कर पा रहा हूं। तो आंसर क्या होगा, 5th ऑप्शन आपका, नन ऑफ दिस। कोई सेंस ही नहीं बन रही लॉजिकली, ठीक है। आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। कौन कोज है कौन इफेक्ट है उसका कुछ अता पता ही नहीं है। पहले कथन में हमें गिवन है कि गवर्नमेंट हैज टाइटन्ड द सिक्योरिटी चेक्स एट ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड आल्सो एट द वेरियस पब्लिक प्लेसेस। कि सरकार ने अभी क्या किया है, सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी है, सिक्योरिटी टाइट कर दी है, फुल ऑन टाइट कर दी है। कुछ इंसिडेंट होने वाला होगा, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं ना, सिक्योरिटी टाइट क्यों कर देते हैं,
कोई मंत्री आ रहा होगा शहर में, 26 जनवरी की परेड है, 15 अगस्त की परेड है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो किसी जगह पर आ रहा होगा, रैली वगैरह निकलनी होगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, सिक्योरिटी टाइट कर दिया है। चलो देखते हैं, ये इफेक्ट तो है, एज अ कोज ना बन जाए अगले के लिए। इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। आतंकवादी हमलों की घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। अब सोचो कौन कोज हुआ, कौन इफेक्ट हुआ। रीजन ये था, तभी तो सिक्योरिटी टाइट हो रही है। तो स्टेटमेंट ए में क्या है, आपको इफेक्ट गिवन है, प्रभाव, और स्टेटमेंट बी के अंदर क्या गिवन है, आपको कोज गिवन है, कारण, कि दिन प्रतिदिन आतंकवादी हमलों में जो है वो वृद्धि हो रही है घटनाओं में। उसका इफेक्ट क्या पड़ा, सरकार ने क्या किया, जितने भी सार्वजनिक स्थल थे, प्लेसेस थे, वहां की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा कड़ी कर दी है या टाइट कर दी है। टाइट कर दिया है। अब क्या टेररिस्ट अटैक होने की वेट करेंगे, साथ के साथ एक्शन नहीं लेंगे? प्रेजेंट में हो रहा है, ये भी क्या है, प्रेजेंट में ही तो हो रहा है। तो ए उसका इफेक्ट है और बी उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन। अब पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो, आपको ए ऑप्शन। हालांकि एग्जाम में जो ये ऑप्शंस हैं वो ध्यान से मार्क करना। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो आपको पीडीएफ मिलेगी असाइनमेंट के तौर पे, उसमें डायरेक्शन का सीक्वेंस जैसे होगा उसी बिहाफ पे मैं आंसर बता रहा हूं। कई बार क्या होगा, एग्जाम में ये डायरेक्शन शफल्ड होंगी आपस में, ओके। तो डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। पहले कथन में हमें गिवन है कि रिसेंटली द ट्रैफिक जैम्स ऑन एमजी रोड ऑफ सिटी जेड आर नॉट ओनली रिड्यूस्ड बट द ट्रैफिक हैज ऑल्सो बिकम मैनेजेबल। कहता हाल ही में जेड शहर के एमजी रोड, कोई एमजी रोड है किसी शहर जेड की, एमजी रोड पर ट्रैफिक जाम कम ही नहीं हुए हैं, बल्कि ट्रैफिक भी मैनेज हो गया है। मतलब पहले ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था, अब आजकल क्या है, ट्रैफिक एक तो बहुत कम हो रहा है, इसके साथ साथ ट्रैफिक अगर होता भी है तो काफी ज्यादा मैनेजेबल है। पहले नहीं हो पाता था, अब ज्यादा मैनेज हो रहा है। क्यों हो रहा है अभी, ऐसा क्या हो गया? स्टेटमेंट बी में देखो गिवन है, द फ्लाई ओवर ऑन एमजी रोड ऑफ सिटी जेड हैज रिसेंटली बीन ऑपरेशनल एंड द नंबर ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सोनल हैज बीन इंक्रीज्ड। कहता शहर जेड के एमजी रोड पर फ्लाईओवर को हाल ही में चालू किया गया है और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। देखो फ्लाईओवर चालू हो गया, ट्रैफिक पुलिस वालों की जो पर्सोनल्स हैं, कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी नंबर में बढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक पुलिस वैन आ गए हैं रोड पे तो वो मैनेज कर पाएंगे ना। अब पुल चालू हो गया तभी तो क्या है, अब ट्रैफिक कम दिख रहा है, और अगर ट्रैफिक होता भी है तो वो क्या है, काफ़ी ही ज़्यादा मैनेज होने लग गया है। मैनेज कौन कर रहा है? ट्रैफिक पुलिस वाले, जिनकी संख्या बड़ी है। तो मतलब कि आपको जो स्टेटमेंट बी है उसमें क्या गिवन है, कारण गिवन है कि पुल चालू हो गया है और ट्रैफिक पुलिस वालों की जो काउंटिंग है वो भी क्या है, बढ़ चुकी है, जिस वजह से क्या है, ट्रैफिक कम भी हुआ है और अगर हो भी जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल भी है। मतलब स्टेटमेंट बी में कोज गिवन है और स्टेटमेंट ए में क्या गिवन है, उसका इफेक्ट गिवन है। इमीडिएट ही होगा, साथ के साथ ही परफॉर्म हो गया, ठीक है। पुल चालू हो गया, ट्रैफिक कम हो गया, तो मतलब कि ए इफेक्ट है और बी उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज है। तो यहां पर हमने सीखा इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज, तत्कालिक चीजें सारी की सारी वही हैं। कौन कोज है, कौन इफेक्ट है, बस इसमें एक एडिशनल पैरामीटर ऐड हुआ है, इमीडिएट एंड प्रिंसिपल, तत्कालिक और महत्वपूर्ण कारण। आइडिया हो गया होगा कि जो इंसिडेंट कुछ ही दिनों में एग्जिस्ट कर जाए, उसका इफेक्ट पड़ जाए, तो वो इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज है। इफेक्ट पड़ जाए बट काफी ज्यादा टाइम गैप के साथ इफेक्ट पड़े, तो उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कोज नहीं है। तो ये थे सारे के सारे हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन। मैं होप करता हूं आपको क्लियर होगा। अब जल्दी ही मिलेंगे और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस के साथ अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो इसे रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।